हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमने संविधान पढ़ना प्रारंभ किया था जिसमें हमने संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था। दोस्तों उसी के साथ आज हम संविधान के भागों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 1। आज हम पढ़ेंगे भाग 1। भाग 1 में कहा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक के अनुच्छेदों के लिए भाग 1 में शामिल किया गया है। अब हम 4 अनुच्छेदों की बात करेंगे, 1 से 4 अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद 1 की बात करेंगे। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का संघ का मतलब है कि भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हीं के लिए राज्यों का संघ कहा गया है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हमारे देश के लिए इंडिया और भारत ये दो नाम कैसे मिले। दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश में कई विदेशी आक्रमण हुए। उन्हीं में दूसरा विदेशी आक्रमण था जो यूनानियों ने किया था। दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों ने किया था, तभी उसी समय हमारे देश में अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत में आया था। उसी समय उन यूनानियों ने हमारे देश के लिए इंडिया नाम दिया। जब यूनानी हमारे देश में आए तो उन्होंने सिंधु नदी के लिए इंडस नाम दिया और इंडस से आगे वाले भाग के लिए इंडिया कहा। तभी से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। अब हम बात करेंगे कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत के बारे में जानेंगे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि महाभारत काल से ही हमारे देश के लिए भारत के नाम से पुकारा जा रहा है। दोस्तों हम भारत के बारे में बात करेंगे। महाभारत काल से ही हमारे देश के लिए भारत का नाम दिया गया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जैन मान्यताओं के अनुसार जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर जो थे उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। जैन तीर्थंकर के पहले सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। उनके नाम से भी हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसा माना जाता है। दोस्तों संविधान के अनुसार हमारे देश के दो नाम हैं, भारत और इंडिया। अब दोस्तों बात करेंगे कि अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत में नए राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश के बारे में बताया गया है। दोस्तों हमारे देश में कई तरह के राज्यों एवं क्षेत्रों के लिए जोड़ा गया है। दोस्तों सबसे पहले हमारे देश में हम सब जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसी संविधान संशोधन के तहत हमारे देश में हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता का ही मतलब होता है कि अगर कोई भी राज्य या कोई भी क्षेत्र हमारे देश में शामिल होना चाहे तो उसके लिए शामिल किया जा सकता है। अगर संसद चाहे तो एक विधि का निर्माण करके या कानून बनाकर उस राज्य या क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं। लेकिन हमारा देश एक अखंड देश है, इसके लिए हमारे देश से अगर कोई भी भाग अलग होना चाहे तो यह हरगिज पॉसिबल नहीं है। हम अपने देश का विस्तार कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कम नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ
हमारे संविधान में एक 35वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1974 में हुआ था। इसके तहत सिक्किम के लिए भारत संघ में जोड़ा गया था। जब 1974 में भारत संघ में इसे जोड़ा गया तो इसके लिए असम का सह राज्य बनाया गया था। लेकिन इसके अगले ही वर्ष एक और संशोधन किया गया जिसे बोलेंगे 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था। इस जब 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ तब सिक्किम के लिए भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 में भारत में अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत में नए राज्यों का जन्म तथा इनके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन। भारत में जो नए राज्य बनाए जाते हैं उनके नाम या उनकी सीमा में कोई परिवर्तन करना है तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब जब हमारा संविधान बना था तब ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं किया गया था कि अगर संसद चाहे तो किसी दूसरे देश के लिए हमारा क्षेत्र या राज्य दे सके। लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक ऐसी घटना घटी कि उसके तहत हमारे संविधान में संशोधन भी करना पड़ा और हमारे क्षेत्र के लिए विदेश को भी सौंपना पड़ा। तो 1958 में भारत पाकिस्तान सीमा विवाद हुआ जिसके तहत बेरूबारी संघ क्षेत्र के लिए पाकिस्तान को सौंपा गया। दोस्तों, 9वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1960 में हुआ। इसी के तहत बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया था। दोस्तों, इसके बाद एक संविधान संशोधन और हुआ जिसे बोलेंगे 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ। इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच एक भूमि समझौता हुआ। अब यह भूमि समझौता क्या है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नदी हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी देश के बीच में कोई नदी है तो वह नदी सीमा के लिए सीमा निर्धारित करती है। तो उस जब पाकिस्तान बना था वो अब बांग्लादेश बना था तो हमारे देश और बांग्लादेश के बीच में एक नदी थी। वो नदी हमारे और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा का कार्य करती थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब उसका बहाव तेज हुआ करता था, जब बांग्लादेश की तरफ से वह तेज बहा करती थी तो उसका कुछ हिस्सा भारत में आ जाया करता था। लेकिन जब उसका बहाव भारत से बांग्लादेश की तरफ हुआ करता था तो कुछ हिस्सा भारत का बांग्लादेश में पहुंच जाता था। यही विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में था। इस विवाद को निपटाने के लिए 100वां संविधान संशोधन 2015 100वां संविधान संशोधन किया गया था जो 2015 में हुआ था। जब ये संशोधन हुआ तो इस संशोधन के तहत हमारे देश के 51 गांव बांग्लादेश को सौंपे गए और बांग्ला हमारे देश के 111 गांव बांग्लादेश को सौंपे गए और बांग्लादेश के 51 गांव हमारे देश के लिए सौंपे गए। तभी यह समझौता हुआ। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि अनुच्छेद 3 के तहत अगर कोई कानून बनाया जाता है, इसको अनुच्छेद 3 को प्रभावित करके अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ही हम कोई कानून बना सकते हैं। अब हम अनुच्छेद 4 की बात करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 में कहा गया है यदि अनुच्छेद 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनता है तो वह साधारण विधेयक से भी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अगर कोई भी कानून अनुच्छेद 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनेगा तो वह साधारण विधेयक से भी बनाया जा सकता है। जैसे कि हम आपके लिए एग्जाम्पल देते हैं, जब आंध्र प्रदेश राज्य से
अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था, तो हमारे संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया था, लेकिन उसके लिए साधारण विधेयक से एक अलग राज्य बनाया गया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन। अब हम बात करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं अनुसूचियों के बारे में। अनुसूची 1 में मैंने आपके लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ाया था। अनुसूची 1 में मैंने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ा दिया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब हमारा संविधान पूर्ण नहीं हो पाया था, पूर्ण होने से पहले अनुसूची 1 में 4 श्रेणियां जोड़ी गई थी। उन श्रेणियों को जोड़ा गया था टाइप ए के रूप में, टाइप बी और टाइप सी और टाइप डी। टाइप ए, बी, सी और डी के रूप में जोड़ा गया था। टाइप ए में शामिल किया गया था ब्रिटिश प्रांतों के। ब्रिटिश प्रांत जो थे उनके लिए टाइप ए में शामिल किया गया था, और टाइप बी में वो राज्य थे जिनका निर्माण देसी रियासतों से हुआ था। वे उन राज्यों को शामिल किया गया था जो देसी रियासतों के विलय से बने थे। इसके बाद टाइप सी में शामिल किया गया केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए टाइप सी में जोड़ा गया था, और टाइप डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए शामिल किया गया था। ये तो रहा राज्यों का पुनर्गठन। अब हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी मैंने आपके लिए पढ़ाया था 4 श्रेणियों के बारे में पढ़ाया था। वो श्रेणियां अनुसूची 1 में शामिल की गई थी। उसी के बाद हमारे देश में, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो हमारे देश में अनेकों जगह पर अनेक तरह की भाषाएं बोली जाने लगीं। जब हमारे देश में अनेक तरह की भाषाएं बोले जाने लगीं, तो हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। जब हमारे देश में राज्यों के भाषा के आधार पर मांग हुई, तो 1948 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 4 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिसका नाम था एस्केधर समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एस्केधर समिति का गठन किया गया था। उसमें 4 सदस्य थे। ये जो एस्केधर समिति बनाई गई थी, ये उच्च न्यायालय के रिटायर जज के नाम पर यह समिति बनाई गई थी। 1948 में समिति बनाई गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जब पेश की, तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए और प्रशासनिक रूप से राज्यों का गठन होना चाहिए। इस एस्केधर समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध किया। इसके बाद इसी वर्ष 1948 में कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1948 में एक समिति बनाई गई, जिसका नाम था जेबीपी समिति। इस समिति में 3 सदस्य थे। वो 3 सदस्य कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरे थे पट्टिया भाई सीतारमैया। इन 3 सदस्यों के द्वारा जेबीपी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की। जब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, तो इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने का विरोध किया। इस समिति ने भी प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होने का निर्णय लिया। अब हम बात करेंगे कि ये समिति बनने के बाद इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध किया। जब इसका विरोध हुआ, तो 1991 में इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन कहाँ हुआ? मद्रास में। मद्रास क्षेत्र में एक आंदोलन प्रारंभ हो गया 1991 में। जब 1991 में आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो उसके कुछ समय बाद 15 दिसंबर 1952 में इस आंदोलन के संस्थापक थे पोट्टी श्री रामल्लू। इसके संस्थापक थे पोट्टी श्री रामल्लू। इनकी
ये भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। 56 दिन आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई 15 दिसंबर 1942 को। इनकी मृत्यु होने के बाद विद्रोह और बढ़ गया। जब आंदोलन और बढ़ा तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। ये किसके आधार पर बनाया गया? तेलुगु भाषा के आधार पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। इसके बाद जब ये राज्य बन गया तभी 1953 में 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं। यह फजल अली आयोग का फजल अली आयोग का गठन हुआ। इसने फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की। जब इसने 1900 फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की तो इसका नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया था। वो 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो अभी मैंने आपके लिए श्रेणियां पढ़ाई थी, उन श्रेणियों को खत्म कर दिया गया और उसके बाद 1956 में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो गया। ये तो ये रही आज की अनुसूचियां और राज्य पुनर्गठन। दोस्तों, अगर आपके लिए मेरी यह क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसी ही आपके लिए वीडियो मिलती रहेंगी। कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाग 2 के साथ। जय हिंद।